तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं और सेक्शन बी में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे यूनिट 5th में 4 मार्क्स में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सुने ध्यान से। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली। कहता ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से जो जेड प्लेन में एक सर्कल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन में। अब तुम कहोगे कि जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन तो लिखे ही नहीं हुए। बच्चे अपने को अंडरस्टूड है, जेड प्लेन किस में होता है, एक्स वाई में। इसका मतलब ये जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई में, यानी जेड प्लेन में। और तुम्हें पता है डब्ल्यू प्लेन यू और वी में होता है। तो वो कहता कि एक सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। और देखो जो स्ट्रेट लाइन है वो यू और वी की टर्म्स में है, इसका मतलब डब्ल्यू प्लेन में। तो बच्चे क्वेश्चन में बेसिकली दो चीजें दे रखी है। जेड प्लेन में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और कहता उसके ऊपर अगर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो प्रूव करो कि डब्ल्यू प्लेन में ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो कुल मिलाकर हमें ये लाइन प्रूव करनी है, एग्जैक्टली लेकर आनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले गिवन अपने को ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। सर्कल इन जेड प्लेन गिवन है, ये वाला सर्कल जेड प्लेन के अंदर गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 प्रूव करना है 4u+3 नाम की इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाए, ये लेकर आनी है। इसको लेकर आने के लिए बच्चे वही बात, जो चीज़ गिवन है उसको बुला लिया। गिवन ये लाइन थी, इसको बुला लिया। इसको बुलाने के बाद पहले ये जेड प्लेन में सर्कल बोल रहे थे हम, तो इसको जेड प्लेन का बनना तो चाहिए। अब बनने के लिए इन सारी चीज़ों को जेड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जेड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक अभी बताएंगे बच्चे। क्यों करना चाह रहा हूँ मैं बता देता हूँ। मैं इसको बुलाकर यहाँ से जेड की वैल्यू निकालूंगा और फिर जेड आ जाएगा और ये सारी चीज़ भी जेड में होगी। तो जो जेड की वैल्यू वहाँ से निकलेगी, यहाँ से जो जेड का मान निकलेगा वो इसमें रख देंगे। तो बच्चे वापस सुने, हमने इस इक्वेशन को बुलाया। अब मकसद है इन सबको जेड में बदलना है। तो जेड में बदलने के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, ये सब पढ़ा हुआ है। जेड होता है एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार होता है एक्स माइनस आइटा वाई। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मापांक यानी मॉडुलस निकालना हो तो मोड जेड का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे, अच्छा तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मोड जेड की वैल्यू है ये। फिर अगर स्क्वायर करेंगे तो बच्चे मोड जेड का स्क्वायर बराबर रूट खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और याद करो, तुम्हें कॉम्प्लेक्स में एक फेमस फॉर्मूला याद करवाया था, मोड जेड का स्क्वायर ही क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो तुमने मोड जेड के स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, जेड इंटू जेड बार। बराबर चल ही रहे और वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इतने प्रोसेस से तुमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं, जेड इंटू जेड बार। माइनस का 4 चल ही रहे, एक्स को भी लिखकर दिखाया। अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू एक्स में जुड़ेगा तो 2x और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी तुमने बहुत बार याद किया हुआ है। x की वैल्यू निकालें तो 2 अपॉन में चला गया, तो x की वैल्यू वो कुछ आ गई जो मैंने यहाँ पर रख दी। तो आप पेपर में चाहे ये वाला पोर्शन मत दिखाना, सीधा लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड जेड बार होता है और x की वैल्यू कितनी होती है, जेड प्लस जेड बार बाय 2। फिर इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचा। ये माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई तो -2z और ये -2 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2z बार इक्वल टू 0 चल ही रहा है। इक्वेशन नंबर मार्क कर दिया 3। अब इक्वेशन 3 में जो जो वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो बच्चे मुझे जेड चाहिए और जेड बार चाहिए, बस वो रखना है। वो रखने के लिए हमने इसको बुला लिया, तो लिखा हमने। इसको बुलाने के बाद जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले कल की तरह बच्चे इस स्टेप का इधर मल्टीप्लाई, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बराबर 2z प्लस 3, w का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा wz माइनस 4w बराबर 2z प्लस 3। z वाली टर्म्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये 2z इधर ले आओ तो wz माइनस 2z बराबर ये माइनस का 4w उधर जाकर प्लस का। तो z की वैल्यू निकालनी है तो z वाली टर्म्स एक तरफ रख ली, z कॉमन आ गया, w माइनस 2 अपॉन 4w प्लस 3। और यहाँ से अगर अपने लोग z की वैल्यू निकालें तो 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2, ये z का मान आ गया। अब ये z का मान है तो z बार निकालना तो बहुत आसान है। तो
तो लिखेंगे एंड जेड बार इज इक्वल टू, बार लगा दो सबके ऊपर, पर आपको पता है रियल नंबर के ऊपर बार का इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी 4 के ऊपर, 3 के ऊपर, 2 के ऊपर बार लगाने की जरूरत नहीं है। बार का इफेक्ट सिर्फ आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे पड़ता है। अब w तो u प्लस आयोटा v फॉर्म में है, तो इसके ऊपर तो बार का इफेक्ट पड़ेगा, पर बाकी 4, 3, 2 ये सभी रियल नंबर है, इनके ऊपर बार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब z बार निकालेंगे तो सिर्फ w के ऊपर बार लगेगा, तो देखो क्या आएगा 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2, ये वैल्यू आ गई z बार की। अभी z और z बार की वैल्यू उठाकर किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे, पूरा सोल्व करेंगे, अपने आप ये लाइन आ जाएगी 4u प्लस 3 इक्वल टू 0 और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ z एंड z बार इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इक्वेशन 3 को ऊपर लिख रहा हूँ और फिर उसको सोल्व करता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, इसलिए सब कुछ मिटो रहे हैं। आंसर तुम्हें याद हो ही गया है क्या प्रूव करना है, तो मैंने लिखा, इसके बाद लिखोगे पुट द वैल्यूज ऑफ z एंड z बार इन इक्वेशन नंबर 3। तो रखो मेरे साथ, 3 को मैं तुम्हारे लिए वापस बुला लेता हूँ। 3rd नंबर इक्वेशन है z इंटू जेड बार माइनस का 2z माइनस का 2z बार इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं आएगी, z की वैल्यू रख दो 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2 इंटू का ही साइन है, z बार की वैल्यू रख दो ये वाली, तो 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2, माइनस का 2 फिर एज इट इज, z की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू ये वाली है 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2, माइनस का 2 एज इट इज, और z बार की वैल्यू है 4w बार प्लस 3w बार माइनस 2 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। कल के तरीके से पूरी कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। वैल्यूज रख दीजिए, बस अब तो सोल्व करना है। एलसीएम, इस पूरे का एलसीएम ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों आएंगे, तो बच्चे और वो जो एलसीएम लेंगे वो उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखें, इसमें तो एलसीएम ये दोनों ही आ गए, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4w प्लस 3 4w बार प्लस 3 माइनस का 2 4w प्लस 3, और बच्चे ध्यान से सुने एलसीएम ये दोनों आए हैं, उसमें से ये एलसीएम से ये एलसीएम तो कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये वाला एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो w बार माइनस 2, सिंपल एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया बच्चे, माइनस का 2 फिर एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 4w बार प्लस 3। अब इसमें एलसीएम w बार माइनस 2 है, तो ये एलसीएम तो खत्म हो गया, पर ये बंदा तो मल्टीप्लाई होगा, तो w माइनस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल टू जो एलसीएम था वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। सारे ब्रैकेट खोल दो बच्चे कल के तरीके से बिल्कुल। 4w इससे करेंगे तो 16w बार, ये बंदा इससे करेंगे तो 12w, ये बंदा इससे करेंगे तो 12w बार, ये बंदा इससे करेंगे तो 9। अब ये वाले में ये दोनों ब्रैकेट करने के बाद उनका 2 से माइनस 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, मैं एक साथ ही कर रहा हूं तो बड़े आराम से देखना, माइनस का 2 इससे होगा तो माइनस का 8w, फिर वो उससे होगा तो माइनस का 8w बार, माइनस का 2 पहले इससे होगा माइनस का 8w, माइनस का 8w माइनस के 2 से होगा तो प्लस का 16w। कर सकते हो, नहीं तो जिनको मुश्किल लगता है वो पहले ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेना, फिर -2 का सबसे मल्टीप्लाई कर देना। अब -2 इंटू 3 -6, -6 का w बार से करेंगे तो माइनस का 6w बार, फिर माइनस का 6 माइनस के 2 से होगा तो प्लस का 12। ऐसे ही ये वाले ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बचे 2 इंटू 4 8w बार किसका, माइनस का, फिर ये वाला बंदा -8w बार, वो इससे होगा तो प्लस का 16w बार, फिर माइनस के 6w से होंगे तो माइनस के 6w, और जब ये बंदा इससे -6 और -2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप अपनी तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही करनी है। अब w बार वाले एक साथ कर लो, w वाले एक साथ, w बार वाले एक साथ और कांस्टेंट एक साथ, तो बच्चे टिक कर रहा हूँ। 16w बार 8w बार
8 डब्ल्यू बार। देखो 8 और 8 16, माइनस के 16 डब्ल्यू बार और प्लस के 16 डब्ल्यू बार कैंसल आउट हो गए। तो इनको इस तरीके से कैंसल आउट करके दिखा दो। ये तो खत्म ही हो गए। अब डब्ल्यू वाले छांट लेते हैं बच्चे। मैं टिक कर रहा हूं वापस बड़े। 12 डब्ल्यू 16 डब्ल्यू जोड़ लो। 16 और 12 28, 28 डब्ल्यू अभी तक बन चुके हैं और 28 में से 6 डब्ल्यू घटाने हैं। 28 में से 6 जाएंगे तो 22 डब्ल्यू, तो 22 तो डब्ल्यू बच गए। अब डब्ल्यू बार देख लो, पेपर में टाइम वेस्ट मत करना, डब्ल्यू बार भी इतने ही बचेंगे। देख लो मैं राउंड कर रहा हूँ। 12 डब्ल्यू बार में से 6 डब्ल्यू बार गए, 12 में से 6 गए प्लस के 6 डब्ल्यू बार और प्लस के 6 डब्ल्यू बार में 16 डब्ल्यू बार जोड़ देंगे तो 16 और 6 22। तो पेपर में तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत करना, इस क्वेश्चन में दोनों सेम सेम आएंगे। अब कॉन्स्टेंट्स और छांट लो। कॉन्स्टेंट 9 12, 12 और 9 21, 21 और 12 33। तो बच्चे प्लस के 33 इक्वल टू 0। पूरे में से 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन निकाल लो तो ये बनेगा 2 डब्ल्यू बार प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 11 जो कॉमन आया था वो 0 के साथ जाकर 0 हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो। अंदर बचेगा w प्लस डब्ल्यू बार और प्लस का 3 चल ही रहा है इक्वल टू 0। तो मैंने 2 सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लिया है। अब बच्चे आंसर के बहुत नज़दीक हैं। हमें आंसर चाहिए 4u प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस का 3 तो आ गया, ये टोटल चीज़ 4u बननी चाहिए। 4u कब बनेगी? जब ये 2u आए। अब इसको 2u लाने के लिए छोटी छोटी बातें क्या हम जानते हैं। w बराबर, हाँ जी, जब इस चैप्टर को शुरू करवाया था तो w बराबर क्या था? u प्लस आयोटा v। अगर w बार निकालें तो आयोटा का साइन चेंज कर दो तो u माइनस आयोटा v। अगर इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं तो a और b को जोड़ दो। पेपर में ये वाली चीज़ तो साइड में करके दिखाओगे। a और b को जोड़ेंगे तो w प्लस डब्ल्यू बार बराबर u और u जुड़कर 2u और ये तो कट ही जाएगा। तो w प्लस डब्ल्यू बार को क्या लिख सकते हैं? 2u। इसको लिख दो 2u, तो 2 चल ही रहा है, इसको लिखा 2u और बच्चे प्लस का 3 इक्वल टू 0। ओवरऑल ये बन गया 4u प्लस 3 इक्वल टू 0। और फिर क्वेश्चन वाली लाइन ही लिख देना, दैट मीन्स वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर जो एक सर्कल है वो इस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, जल्दी से नोट करें। फिर उसके बाद हम एक डेफिनेशन लिख रहे हैं 2 और फिर कल आगे काम करेंगे इसका। तो बच्चे डेफिनेशंस लिखें, इसके बाद मिटो रहा हूँ मैं इसको, अच्छे से कर लेना भाई नोट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार आ सकता है। और फिर से उसे जमा करा दो भाई, अब वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं फिर, नहीं तो बच्चे मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप पेमेंट जो है वो टाइम से जमा करवाएं। इनवेरिएंट कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, पिछली बार तो फ़ीस भी ज़्यादा रखी हुई थी, इस बार फ़ीस भी कुछ नहीं रखी हुई, तो बच्चे फ़ीस जमा करवाएं। पॉइंट्स, तो इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ध्यान से सुनना। इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट्स किनको कहते हैं? तो पेपर में सेक्शन ए में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो मैं डेफिनेशन तो देख कर लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। द पॉइंट्स आर कोल्ड इनवेरिएंट। तो पेज नंबर 148 पे है, जिसको लिखनी हो वहां से लिख लेना। इफ द इनवर्स ऑफ द पॉइंट्स coincide with themselves। बस एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं बच्चे। अंडर द बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सुने क्या कहता है? किन्हीं भी दो पॉइंट्स को तुम इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट बोलोगे। बच्चे हिंदी में इनको बोलते हैं निश्चर बिंदु। निश्चर बिंदु का सिंपल भाषा में मीनिंग समझाऊं तो कोई भी दो बिंदु आपस में इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट कहलाएंगे। कब? जब एक प्लेन में जो बिंदु जहां पर था उसकी इमेज भी दूसरे प्लेन में एग्जैक्टली वहीं पर हो। अब जैसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं बच्चे इस चैप्टर में, जैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करवाया था, उस पर जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी तो ये रेक्टेंगल थोड़ा सा आगे खिसक गया था। ऐसे ही एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करवाया था तो वो रोटेट हो गया था।
रोटेट होने का मतलब, आगे खिसकने का मतलब, ये वाला जो पॉइंट है वो खिसक कर यहाँ पर चला गया ना, इसका मतलब पॉइंट की जो इमेज थी वो चेंज हो गई। पर किन्हीं दो पॉइंट्स को फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट कब बोलेंगे, जब कोई मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तुम यहां पर लगा दो, ये पॉइंट की इमेज यहीं पर ही मिल जाए। मतलब जब इस पॉइंट की इमेज भी यहीं पर इसके बराबर में ही मिले, वो आगे खिसके ना, रोटेट ना हो, तो हम उन पॉइंट्स को फिर क्या कहेंगे, फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट। तो सुनो वो क्या कह रहा है, कहता द पॉइंट्स आर कॉल्ड इनवेरिएंट, किन्हीं दो बिंदुओं को इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट, फिक्स का मतलब ही क्या होता है कि जहां पर जेड प्लेन में था वहीं वो पॉइंट डब्ल्यू प्लेन में मिले। तो क्या था, तो उन किन्हीं भी पॉइंट्स को इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट कब कहेंगे, जब इफ द इनवर्स ऑफ द पॉइंट, यानी उस पॉइंट की इमेज कोइंसाइड विद देमसेल्व्स, बिल्कुल उसके कोरस्पॉन्डिंग हो किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। यानी यहां पर कोई मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, अगर इस पॉइंट की इनवर्स इमेज यानी ये वाली इमेज आपस में कोइंसाइड हो, एक जैसी पोजीशन पे हो, तो ऐसे पॉइंट्स आपस में क्या कहलाएंगे, इनवेरिएंट या फिर फिक्स पॉइंट। तो एक रफ डायग्राम सा बना लेना, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया किसमें, जेड प्लेन में, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ली एफ नाम से, कोई भी हो सकती है, और अगर ये पॉइंट देखो यहाँ से इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी, तो अंदाजे से मैं यहीं बना रहा हूँ, लगभग तुम्हें सेम ही दिख रही होगी। तो बच्चे फिर ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड या फिर इनवेरिएंट पॉइंट। तो बस ये एक डेफिनेशन थोड़ी सी लिख देना बच्चे, याद कर लेना। तो मैंने फिक्स और इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब बता दिया कि जो पॉइंट जेड प्लेन में जहां पर है उसकी कोई मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, उसकी इमेज भी डब्ल्यू प्लेन में उसी के कोइंसाइड, उसी के कोरस्पॉन्डिंग रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फिर वो पॉइंट्स आपस में क्या कहलाएंगे, फिक्स पॉइंट या फिर इनवेरिएंट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चे डेफिनेशन लिखें, और कल मैं इसके बाद आगे कंटिन्यू कराऊंगा, तो अपनी कॉपी में कुछ और नोट मत करना इस आर्टिकल के बाद। तो बच्चे हेडिंग लगा ले, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्शन ए में डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और सेक्शन सी में इस फॉर्मूले को डिराइव करना भी आ सकता है। तो कल इस फॉर्मूले को डिराइव करवाऊंगा, आज सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पेपर में सिर्फ नॉर्मल फॉर्म पूछे तो ये लिख देना जो मैं लिख रहा हूं। तो लिखा मैंने, लेट अल्फा एंड बीटा, तो ये इसका स्टेटमेंट है नॉर्मल फॉर्म का, अल्फा एंड बीटा आर टू इनवेरिएंट, अभी अभी बताया इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट किसको बोलते हैं, टू इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अल्फा और बीटा कोई दो इनवेरिएंट पॉइंट है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा आर कोल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन if where lambda is equal to any complex constant, लैम्डा यहाँ पर कोई भी सम्मिश्र संख्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। और कल इसी के बाद यहाँ पर ही अपने हेडिंग लगा देंगे बच्चे, प्रूफ। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट भी करके दे रहा हूँ, कल इसको कंटिन्यू करवा दूंगा। गिवन मतलब ये फॉर्मूला जो आया है वो बना कैसे है उसको दिखाएंगे कल। और पेपर में सेक्शन ए में आए तो सिर्फ तुम ये नॉर्मल फॉर्म लिखे आना, इसको ही बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यही मान लो स्टेटमेंट आ गया पेपर में कि वो कहे कि नॉर्मल फॉर्म को डिराइव करो, यानी इस फॉर्मूले को बनाकर दिखाओ, तो फिर इसके आगे तुम ये लिख देना, प्रूफ गिवन है एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, w बराबर ए जेड प्लस बी, क्योंकि बाइलिनियर को हम ऐसे लिखते हैं, इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लाइन तो गिवन है कि एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर ही लो, प्रूव कर ही देते हैं। वेयर A B C D ऑल आर
कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, ये सभी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो साथ साथ ही लिख दिया करो इसके, ठीक है। एंड और क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट। ये हमें गिवन है कि ये इनवेरिएंट या फिर कैसे पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। इसका मतलब जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में आप अल्फा बीटा को चेंज नहीं कर सकते। अल्फा का नाम जेड प्लेन में भी अल्फा ही रहेगा और डब्ल्यू प्लेन में भी इसका नाम अल्फा ही रहेगा, क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम कहानी बीटा के लिए दे रखी है। तो अल्फा और बीटा इनवेरिएंट है, इसका मतलब डब्ल्यू प्लेन में जो अल्फा मिलेगा वही जेड प्लेन में अल्फा मिलेगा, और जेड प्लेन में जो बीटा मिलेगा वही डब्ल्यू प्लेन में बीटा मिलेगा। ये चीज भी गिवन है। प्रूव, टू प्रूव में ये लाइन लिख देते हैं। तो बच्चे इसके बाद आप लिखेंगे, तो मैं मिटो रहा हूं, आप इतना काम नोट कर लें। इतना लिखने के बाद लिखेंगे टू प्रूव, सिद्ध करना है जो अपने को नॉर्मल फॉर्म प्रूव लेकर आनी है। तो मैं आज ही करवा देता हूँ डेरिवेशन, छोटा सा ही है, फिर ऐसे ही कंफ्यूज हो गए, तो आज कंप्लीट कर देते हैं। टू प्रूव, सिद्ध करना है W माइनस अल्फा W माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। ये लेकर आना है बच्चे, वेयर लैम्डा कोई भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब बच्चे याद रखना पड़ेगा इसमें क्या, क्रॉस रेशो का फॉर्मूला बुलाना है। इसमें याद क्या रखना है कि आपको क्रॉस रेशो का फॉर्मूला बुलाना है। तो फिर सबसे पहले इसके बाद लिखेंगे बाय क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो का फॉर्मूला आप लोगों को थोड़े दिन पहले याद करवाया था। 4 बार लिखेंगे आप लोग W, नीचे भी 4 बार W, तो ये तो देखो याद हो जाना चाहिए। ऐसे इधर 4 बार Z और अपॉन में भी 4 बार Z, थोड़े दिन पहले ही करवाया। फिर 1 2 3 1 2 3 लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, पहले एक को छोड़ दो 1 2 3, इधर भी एक को छोड़ दो 1 2 3, और इसमें स्टार्टिंग से 1 2 3, इसमें भी स्टार्टिंग से 1 2 3। वेयर, तो इसको मार्क कर देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1, वेयर W1 W2, इस फॉर्मूले में W1 W2 W3 क्या होती हैं, आर इमेजेस ऑफ Z1 Z2 एंड Z3 रिस्पेक्टिवली। यही तो होती है, W जो होता है वो इमेज ही तो होती है। W1 इमेज होती है Z1 की, W2 Z2 की और W3 Z3 की। अब हमें दो चीजें तो गिवन है, अल्फा और बीटा हमें क्या दिए हुए हैं, इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट। तो हमने रीजन में लिखा क्योंकि अल्फा एंड बीटा गिवन है आर फिक्स्ड या फिर इनवेरिएंट पॉइंट। ये अपने को गिवन है कि ये फिक्स या फिर इनवेरिएंट पॉइंट है। तो इसका मतलब जेड प्लेन में जहां पर जो अल्फा मिलेगा डब्ल्यू प्लेन में भी वही अल्फा मिलेगा। तो बच्चे जो अपने को ये 6 वैल्यू टोटल चाहिए, उन 6 में 4 वैल्यूज तो गिवन है भाई। इसमें मान लो Z1 का नाम अगर अल्फा है तो इधर W1 का नाम भी फिर क्या ही होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि अल्फा फिक्स पॉइंट है। तो अगर Z1 अल्फा है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग W प्लेन में इमेज W1 भी क्या ही होगी, अल्फा। अब तुम्हें जो 4 वैल्यूज गिवन है वो याद रखनी है। कैसे बच्चे, आपको Z1 की वैल्यू अल्फा, अब Z1 अगर अल्फा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग W1 भी क्या माना जाएगा, अल्फा। अच्छा, Z2 को कुछ भी मान लो, लाइक हमने मान लिया गामा, कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग W2 मिलता है, उसको हमने कुछ भी अलग मान लिया, क्या मान लिया, डेल्टा। और फिर Z3 की बात, Z3 अपने को कितना दिया हुआ है, बीटा। तो याद क्या रखना है कि Z1 को अल्फा और Z3 को बीटा मानना है, और Z2 को कुछ चेंज में दिखाना है। इनको चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 2 बंदे हमें दिए हुए हैं इनवेरिएंट या फिक्स हैं। फिक्स हैं तो जो Z प्लेन में पॉइंट का नाम है वही W प्लेन में पॉइंट का नाम होगा। पर हमें तीसरा बंदे के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो हमने इसको चेंज कर दिया। Z प्लेन के अंदर Z2 की अगर वैल्यू गामा है तो W2 की वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा, यानी कुछ भी चेंज, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट नहीं बोला हुआ। अल्फा फिक्स बोला हुआ है और बीटा फिक्स बोला हुआ है। तो Z3 अगर बीटा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग W3 भी क्या होगा, बीटा। और ये सभी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो साइड में लिखना चाहो तो लिख देना, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑल आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स हैं। तो इस आर्टिकल में याद क्या रखना है, एक तो क्रॉस रेशो का फॉर्मूला बुलाना है नॉर्मल फॉर्म को प्रूव करने के लिए। फिर इसमें जो वैल्यूज चाहिए उनमें, क्योंकि अल्फा बीटा 2 फिक्स पॉइंट है नॉर्मल
फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट के अंदर है कि अल्फा और बीटा कोई दो फिक्स पॉइंट है, इनवेरिएंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है कि Z1 को आपको अल्फा मानना है और Z3 को बीटा। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग क्योंकि वो इनवेरिएंट है तो W1 अल्फा ही होगा, W3 बीटा ही होगा। और ये कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है तो इसको चेंज कर दिया, इसमें इसकी वैल्यू गामा है और W प्लेन में इसकी वैल्यू डेल्टा है। ये सारा डाटा उठाकर इक्वेशन 1 में रख दो, यानी क्रॉस रेशो के फॉर्मूले में रख दो। तो लिखा हमने put all the values in equation number 1। समीकरण 1 में सारों का मान रख दो। तो W तो वेरिएबल है, पड़ा रहेगा। W1 की वैल्यू अल्फा है, फिर W2 की वैल्यू अपने पास गामा है, नहीं डेल्टा है, W2 की वैल्यू डेल्टा है, W3 की वैल्यू बीटा है, एज इट इज़ मान रख रहा हूँ, कुछ भी और नहीं कर रहा। W1 की वैल्यू अल्फा, W2 की वैल्यू डेल्टा, W3 की वैल्यू बीटा और फिर W तो वेरिएबल है, पड़ा रहेगा। ऐसे Z की वैल्यूज, Z वेरिएबल है, पड़ा रहने दो। Z1 अल्फा है, Z2 गामा है, Z3 बीटा है, Z1 अल्फा है, Z2 बीटा, Z2 गामा है, Z3 बीटा है और Z ही है। सारी वैल्यूज रख दी। अब ध्यान से देखो, W माइनस अल्फा के अपॉन में क्या चाहिए, W माइनस बीटा। यहाँ पर W माइनस बीटा बनाना है तो माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो ध्यान से देखना ये स्टेप, W माइनस अल्फा तो एज इट इज, इसके अपॉन में इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना W माइनस बीटा। उसके अलावा ये तो पड़े रहने दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। डेल्टा माइनस बीटा, अल्फा माइनस डेल्टा, ये दोनों पॉइंटों से कोई मतलब नहीं है, इनको पड़ा रहने दिया। इधर आ जाओ, Z माइनस अल्फा के अपॉन में Z माइनस बीटा, तो Z माइनस अल्फा, इसको Z माइनस बीटा बनाना है तो माइनस कॉमन ले लिया, Z माइनस बीटा। बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं है, पड़ा रहने दो, गामा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा। इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। अब इस तरफ तो सिर्फ ये दो ही चीजें रखनी है तो ये दो ही रख लो। तो W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा बराबर, इसको तो इधर रख लिया, इसको उधर भेज दो तो ये अल्फा माइनस डेल्टा ऊपर चला गया और ये स्टेप नीचे चला गया। अच्छा, ये दोनों स्टेप भी एक साथ लिख दिए तो गामा माइनस बीटा चली रहे, अल्फा माइनस गामा चली रहे, ये वाले दोनों एक साथ लिख दिए और इनको अलग से लिख दिया, Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। अब ये भी ऊपर बोला है ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। आपस में माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो ये पूरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। इसी को नाम क्या दे रहे हैं बच्चे, लैम्डा। तो तुम नेक्स्ट स्टेप खुद लिख देना, साइड में क्या लिखोगे, वेयर लैम्डा हम किसको मान रहे हैं, इस पूरे फैक्टर को। इस पूरे फैक्टर को लैम्डा नाम दे देना, ये बड़ा सारा फैक्टर, इस पूरे को क्या नाम दे दिया, लैम्डा। तो ओवरऑल लाइन आ गई, W माइनस अल्फा इक्वल टू W माइनस बीटा बराबर लैम्डा Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीचे लिख देना दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कल मिलेंगे बच्चे आगे के आर्टिकल्स के साथ, इतना काम पढ़ लेना।